एक बार फिर से सबको नमस्कार। हमेशा की तरह फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट की बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। और जैसा कि हम लोग आपसे वादा किए थे कि कुछ सेकंड के लिए जहाँ से शुरू किए थे वहाँ से एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने आप पता चल जाएगा ना कि हम लोग कहाँ थे, अभी क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो शुरुआती दौर में हम लोग पढ़े थे बेसिक कॉन्सेप्ट, और बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला जो कॉन्सेप्ट था वो था ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में अगर कहें तो सकल घरेलू उत्पाद। और उसमें हम लोग बात किए थे कि ये कुछ नहीं है, बस एक ही चीज है, क्या कि किसी देश में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वांटिटी का पता कर लेते हैं। क्वांटिटी का जब पता चल जाता है तो ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर से यह भी देखना है कि हमने कब पता किया, तो एक साल का क्वांटिटी ये भी हो गया भाई। फिर पता चला कि उसका वैल्यूएशन होगा ना, केवल क्वांटिटी से तो पता चलेगा नहीं, ठीक है। तो वैल्यूएशन करते हैं या तो बाजार भाव से यानी मार्केट प्राइस कहते हैं, और या तो फैक्टर कास्ट से। तब इसमें हम लोगों ने 4 एलिमेंट शामिल किया था, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में। तो पहला एलिमेंट था कि अगर किसी देश में प्रोडक्ट की आउटपुट की बात करते हैं कौन सा होता है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं वो फाइनल प्रोडक्ट है, यानी फाइनल गुड्स और सर्विसेज। ये क्लास हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा एलिमेंट है एक साल का। वो एक साल कहीं से ले सकते हैं, पहले तो बहुत प्रचलित था अकाउंटिंग ईयर का, जो 1 अप्रैल से शुरू होता था और 31 मार्च तक एंड होता था। एक साल हो गया, तो कभी भी एक साल में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उस एक साल के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स सर्विसेज को, उसको लेते हैं। और तीसरा उसमें जो एलिमेंट्स है जिसकी आज बात करेंगे वो है डोमेस्टिक टेरिटरी, घरेलू क्षेत्र या इकोनॉमिक टेरिटरी, आर्थिक क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में बड़ी काम की चीज है। इसे पहचानना बहुत जरूरी है। अगर सिंपल में बात करें तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब क्या भाई, कि हमें पता करना है कि जो हमारी घर की बाउंड्री है हम उसी में रहते हैं ना, कहीं और तो नहीं रहते। ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं हैं और कहते हैं मेरा घर है और बाद में पता चला कि भाई साहब आप मेरे घर में आ गए हैं, तो आपका नहीं है। तो पहले हम लोग कंफर्म हो लें लीगली कि हमारे घर का एरिया कितना है ना। तब जो भी आप कमाई करेंगे अपने घर में करेंगे तब ना माना जाएगा कि आपके घर का है। दूसरे घर में जाके आप कुछ भी काम कर दिए और पता चला कि अरे यार ये तो उसके घर का है, वो कहेगा ये तो मेरा है, दीजिए। इसी तरह से अगर हम किसी देश में गुड्स और सर्विसेज की बात करेंगे, किसी देश में कितनी गुड्स और सर्विसेज, किसी देश में फाइनल गुड्स की कितनी क्वांटिटी है, फाइनल सर्विसेज की कितनी क्वांटिटी है, पता करना है तो पहले अपने देश के क्षेत्र का, एरिया का पता करना होगा। आज की यही बेसिक कॉन्सेप्ट है और यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इंग्लिश में कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी, हिंदी में घरेलू क्षेत्र कहते हैं। बस इसको आज हम लोग विधिवत जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बात तो बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं, और अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो अपने देश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो आपके सामने इस टॉपिक को आसान करने के लिए इंडिया का पॉलिटिकल मैप मैंने रख दिया है। इस मैप में देखिए एक शेप बना हुआ है, इसी शेप को देख के कहते हैं तो इंडिया है। कैसे पहचान लिया, यानी आपने इंडिया की बाउंड्री को पहचान लिया और उस
बाउंड्री के अंदर जो क्षेत्र है वो अपना देश है। अब बाउंड्री चाहे जैसे बना हो, लीगली यूनाइटेड नेशंस ने बनाया हो या हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके थ्रू बना हो, लेकिन बना तो जरूर ना। पहचान हो गया कि भाई हमारा जो देश का एरिया है, देखिए जैसे मैं ले चल रहा हूं, यही हमारा एरिया है। अब ये बाउंड्री चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल, यानी प्राकृतिक रूप से अगर हमें मिल गया है तो सोने में सुहागा है, और नहीं तो हम लोगों ने खींच दिया, बनाया। और इस बाउंड्री के अंतर्गत जो भी एरिया है उसे टेक्निकली हम लोग जियोग्राफिकल टेरिटरी कहते हैं, भौतिक क्षेत्र कहते हैं। अब आप कह सकते हैं कि सर तब तो यही एरिया है ना, इसी एरिया के अंतर्गत जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उसी को ना हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वही ना हमारा होगा। बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन ये जो घरेलू क्षेत्र है, डोमेस्टिक क्षेत्र है, ये थोड़ा इससे बड़ा है, थोड़ा अलग भी है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इस एरिया के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो हमारा ही है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वो पार्ट है, उसमें आता है। मतलब मान लीजिए कि ये एरिया है और इसमें कोई गवर्नमेंट अगर ना हो ना, तो इसे केवल जियोग्राफिकल टेरिटरी ही कहते हैं और कुछ नहीं कहते। कहीं भी समुद्र में अगर कोई टापू मिल गया, ठीक है, और उसमें केवल एक एरिया मिल गया, बाउंड्री मिल गया, भले ही उसमें लोग रहते हैं, फिर भी उसको जियोग्राफिकल टेरिटरी ही कहेंगे। हां, अब उस एरिया के अंतर्गत जो भी संसाधन है, जो भी लोग हैं, उनको गवर्न करने के लिए, उनको सुव्यवस्थित रखने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए अगर कोई गवर्नमेंट है, यानी इस जियोग्राफिकल टेरिटरी में, इस जियोग्राफिकल टेरिटरी में अगर कोई गवर्नमेंट है, तब यही जियोग्राफिकल टेरिटरी, भौगोलिक क्षेत्र चेंज हो जाएगा और उसका नाम हो जाएगा पॉलिटिकल टेरिटरी। मतलब ये अगर इंडिया है, इंडिया का ये एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, और इस भौगोलिक क्षेत्र में अगर कोई गवर्नमेंट है जो इस एरिया को गवर्न कर रही है, तब इसे केवल जियोग्राफिकल टेरिटरी नहीं कहेंगे, बल्कि इसे हम पॉलिटिकल टेरिटरी, पॉलिटिकल फ्रंटियर कहेंगे। अब इससे थोड़ा और आगे चलते हैं और तब पक्का है कि यह डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा। अब इसमें से कैसे पता चलेगा? आप कह सकते हैं सर आपने कह दिया कि वो उसका पार्ट है, तो है कौन सा जिसे हम कहेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी? एकदम स्पष्ट है कि इस पॉलिटिकल फ्रंटियर में, अब तो कंफर्म हो गया ना पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या होता है, ये जियोग्राफिकल टेरिटरी और प्लस गवर्नमेंट इज इक्वल टू पॉलिटिकल फ्रंटियर। अब ऐसे कंडीशन में इस पॉलिटिकल फ्रंटियर में यदि तीन चीजें, अब वो तीन चीजें क्या है भाई? पहला गुड्स, जिसका कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दूसरा पर्सन्स, लोग, हम लोग, सब लोग। और तीसरा कैपिटल, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अगर ये तीनों फ्रीली सर्कुलेट करे, मतलब निर्बाध रूप से घूमे फिरे, कहीं जाए कहीं जाए, तब स्पष्ट है कि इस पॉलिटिकल फ्रंटियर में अगर तीनों फ्री हैं, कौन कौन तीनों? फिर से एक बार, गुड्स, पर्सन्स, लोग, और तीसरा कैपिटल, ये तीनों अगर फ्रीली सर्कुलेट करते हैं, मतलब निर्बाध घूमते फिरते हैं, तब उस एरिया को जिसमें तीनों निर्बाध घूमते फिरते हैं हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। आप कह सकते हैं कि सर इसका मतलब कि अगर कोई ऐसा है व्यक्ति
जो बंधा हुआ है और उसमें घूम फिर नहीं सकता है, तब वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इसे और आगे हम बताएंगे जब उसका स्कोप की बात करेंगे। तो पहला तो एकदम कंफर्म हो गया, ये ऐसा कोई भी आइटम है और आपको पता करना है कि वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है कि नहीं, यानी वो हमारे क्षेत्र का कमाई है कि नहीं। तो इसी फार्मूले को आप अपने पास रखिएगा, जो अभी मैंने बताया था। क्या बताया था? डोमेस्टिक टेरिटरी बताया था। कैसे? कि ये एक जियोग्राफिकल टेरिटरी है, क्षेत्र है, जिसमें एक गवर्नमेंट होना चाहिए और उसमें, यानी उस जियोग्राफिकल टेरिटरी में जिसमें गवर्नमेंट भी हो, 3 चीजें अबाध रूप से बेरोक टोक घूम फिर सकता है, चल फिर सकता है, अपना काम कर सकता है। कौन कौन? गुड्स, लोग, पर्सन्स और कैपिटल। तब वो डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। अब इसमें कुछ चीजें जोड़ेंगे जो आपको कभी रखेंगे, वो पता चला कि अरे यार इसका क्या करें, सर ने तो बताया था कि ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है तो हमारी कमाई हो जाएगी, कहीं और का तो नहीं है। बस इस चीज को हम लोग स्कोप के माध्यम से पढ़ेंगे, मतलब कि यहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसी कोई चीज, वो कौन सी चीजें हैं जिसको हम पहचान सकें कि ये मेरी काम में आता है कि नहीं, मेरे कमाई में आता है कि नहीं, कहीं दूसरे देश का तो नहीं है। अब हम एकदम क्लियर कर देते हैं आपको। तो क्लियर क्या करना है? क्लियर ये करना है, अगर मान लीजिए कि इस पावर, अभी मैंने कहा कि ये जियोग्राफिकल टेरिटरी है, इसके अंदर जो एरिया आता है वो मेरा है, और गलती से किसने कह दिया देखो यार यहां भी मेरा है, कहीं तो सर ने बताया नहीं था। ये कैसे? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगा भाई। गलती से छटक के कहीं और चला गया होगा ना, वो भी हम पकड़ लेंगे हम लोग कि हमारा है कि नहीं। पता चला कि नहीं हमारी कमाई है, कोई और लेके गया। तो कौन सा है भाई? अब उसमें से पहला जो क्षेत्र हम बढ़ाएंगे वो है टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर तो हमारे देश के विद्यार्थी विशेष रूप से जानते हैं भौगोलिक रूप से कि हमारा जो जियोग्राफिकल टेरिटोरिया है ना, उसमें एक पार्ट पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है। ये जो पार्ट है ना, ये पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है। क्योंकि ये ज्योग्राफी का टर्म है, उतना अंदर हम लोग जाएंगे तो अभी ठीक नहीं रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो जरूर हम जाएंगे सामान्य तौर पर। तो इसलिए कहा जाता है कि 3 तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, ये पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है ना। अब इससे सटा हुआ ये जो नीले रंग से दिखाई दे रहा है जगह नहीं, तो समुद्र का पानी है। यहां चक्कर हुआ कि नहीं हुआ कि इसके किनारे अगर एक मछली मिली, हाँ, आपने वो लगा करके मछली मारने वाला अगर आपने मछली ले लिया है ना, उसको मार्केट बेच दिया, और कोई बोला अरे भाई ये तुम्हारा एरिया से बाहर गया, तुमने कैसे ले लिया? प्रॉब्लम हुआ ना। तो क्या आप हमसे पूछने आएंगे कि सर वो हमारे क्षेत्र का है कि उसके क्षेत्र का है, वो छीन रहा है? अभी हम कंफर्म हो लेते हैं। तब देखिए, अब ये वाटर हमारा कहां तक है जिसमें कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक कार्यक्रम करें जिससे कि हमारी कमाई हो तो हमारा हो, दूसरा देश या दूसरे लोग ये ना कह दें कि नहीं 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 हमारा है, एकदम झगड़ा समाप्त करते हैं अभी। तो उसी स्कोप में इसे टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, यानी सटा हुआ समुद्र से जो जमीन लगा हुआ है, ठीक है ना। उसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल एक एक्ट आता है। तो उसमें शुरुआती दौर में 1956 की बात है, जिसमें सब बाउंड्री तय हो रहा था। तो उस समय 12 नॉटिकल माइल्स, समुद्र की दूरी जो है किलोमीटर में नहीं मापा जाता है, नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स के एरिया तक हम जाएंगे, सटे हुए ये भूभाग से, जो जमीन और पानी का सटा हुआ भाग है, वो टेरिटोरियल वाटर में आता है। और उसमें कुछ भी एक्टिविटी होती है, आर्थिक एक्टिविटी, और उससे कुछ भी कमाई होती है,
कोई भी गुड्स और सर्विसेज का अगर प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा होता है, यानी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का वो पार्ट होता है। कह सकते हैं सर अगर यहां से कहीं और चले गए खूब अंदर पैसिफिक ओशियन में, वहां तो किसी का नहीं, वो तो इंटरनेशनल वाटर है तो सबका है, तो हमारा क्यों नहीं है? बिल्कुल आप सही जगह पर हैं। तो वास्तव में 1982 में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ने एक लॉ बनाया था और उसने कहा था कि आपको एक्सक्लूसिव राइट लेना पड़ेगा किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। तो अगर आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल गया है और ऐसे कंडीशन में वहां कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे तो उस राइट के माध्यम से उसकी कमाई आपकी होगी, वो क्षेत्र आपका होगा जब तक कि वो राइट आपके पास है, जिसको एक्सक्लूसिव राइट कहते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस देता है। तो पैसिफिक ओशियन में भी जाएंगे जहां इंटरनेशनल बाउंड्री है, इंटरनेशनल वाटर है, सबका वाटर है, वहां भाई ये हमारा एरिया है, हमको इंटरनेशनल कोर्ट ने दिया है, तो वहां कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे ना तो आपका माना जाएगा और वहां जो भी कमाई होगी वो आपका होगा। और इस एरिया में कोई भी शिप्स किसका? रेजिडेंट का शिप, अमेरिका का नहीं। और रेजिडेंट की बात फिर बाद में करेंगे कुछ समय के लिए, यानी आपका। आप कौन? इस देश का देशवासी। बिल्कुल ये एकदम लीगली सही बात नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए फिर हम जाएंगे जब नॉर्मल रेजिडेंट की बात करेंगे तो हम फिर से बताएंगे आपको। तो अगर कोई रेजिडेंट शिप्स ऑपरेट करता है इस एरिया में या इस एरिया के बाद किसी दूसरे एरिया में भी शिप्स ऑस्ट्रेलिया भी लेके चला जाए कुछ लोगों को भाड़े पर, और उसका अगर भाड़ा उसे मिले, चाहे सामान लेके जाए, चाहे आदमी लेके जाए, कुछ भी लेके जाए, तो उससे जो भी कमाई होगा ना वो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा, बजाय कि वो इंटरनेशनल वाटर में जा रहा है। तो उस शिप्स से जो भी कमाई होगी, उस शिप से जो भी भाड़ा मिलेगा, यानी आपका शिप्स होना चाहिए, भले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रहा हो, वो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी का इनकम का भाग होगा। तो ये टेरिटोरियल वाटर हो गया। और निश्चिंत रहिए, अगर फिर भी कंफ्यूजन होगा ना तो मैं बार बार आऊंगा किसी न किसी माध्यम से इन सभी टॉपिक्स पे, जब तक कि आप कंफर्म ना हो जाए। दूसरा है एयर स्पेस। अब बड़ा कठिन बात है भाई। सामान्य लोग तो जानते हैं कि ये हमारा भौगोलिक एरिया है, इसके ऊपर मेरा कहां तक है, ये समस्या है ना। इसके ऊपर कोई भी काम करते हैं तो हमारा है कि किसी और का है। अब पता है कि ऊपर ही ऊपर पाकिस्तान आकर के अपना कोई काम लेके चला गया तो मेरा है। तो इसका भी निर्धारित हो चुका है हर देश के लिए। दुनिया में जितना भी देश है और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, सबके लिए कानून बन चुका है क्या भाई, कि अगर मान लीजिए इंडियन एयरलाइंस है और एयरक्राफ्ट की सर्विसेज जो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दे रहा है, यूएसए तो हमारे भौगोलिक क्षेत्र में आता नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं आता है, और हम अपनी हवाई जहाज को दो के बीच में सर्विस दे रहे हैं। पैसेंजर चाहे जहां का हो, हवाई जहाज मेरा है, मैं रेजिडेंट हूं कहां, इंडिया का। तो उस एयरलाइंस की जो भी कमाई होगी वो आपके डोमेस्टिक क्षेत्र की कमाई मानी जाएगी, वो आपके डोमेस्टिक क्षेत्र में आता है। ये स्कोप हो गया इस पहला स्कूप के माध्यम से, टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस। अभी इससे पहले मैंने बताया था कि इस टेरिटोरियल वाटर में जो मान लीजिए कि फिशिंग वेसल से, कई बार समाचार के माध्यम से आप सुनते होंगे क्या कि भारत के मछुआरों को श्रीलंका के गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। तो मछली मारने की जो जहाज होती है, फिशिंग वेसल्स मतलब मछली मारने की जहाज होती है, तो आपको इस टेरिटोरियल वाटर का जो मैंने एरिया बताया था, अब गलती से उसको लांग के चले गए दूसरे के एरिया में, तो भाई तो गड़बड़ हो गया ना। आप तो उसके एरिया में कमाई करोगे तो थोड़ा छोड़ेगा। यानी आप मान लीजिए कि कोई काम कर रहे हैं और दूसरे घर में काम शुरू कर दिए, है ना। मान लीजिए दूसरे घर में कोई मशीन रखा है, उसी से कुछ आप काम करना शुरू किया, उसी को कमाई करेंगे तो आपको भगा नहीं देगा, पक्का भगा, क्योंकि वो तो उसका है, आपका तो नहीं है। इसी तरह से अब श्रीलंका का जो एक्सक्लूसिव राइट है वहां पर आप कमाई करेंगे तो पकड़ेगा नहीं, पकड़ेगा। तो टेरिटोरियल वाटर में आपका फिशिंग वेसल्स होना चाहिए
और उससे मछली जो मारता है उससे जो कमाई होगी वो आपका होगा और आपके क्षेत्र का माना जाएगा, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी का होगा। तो दूसरे में पहला फिशिंग वेसल्स हो गया। अब फिर दूसरे में दूसरा है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिंग्स। देखो भाई, इस समय जमाना टेक्नोलॉजी का हो गया है, जमीन पर तो सब काम होता है। पहले हम लोग भी जानते थे, बहुत छोटे छोटे थे, कि पानी में कौन सा काम होने वाला है। नहीं, पानी में भी बहुत से ढेर सारा नेचुरल रिसोर्सेज का स्टॉक है, और उस पानी में भी नेचुरल गैस जिसका हम उपयोग करते हैं एनर्जी के रूप में, ईंधन के रूप में पाया जाता है। ऑयल एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहां से पाया जाता है, उसका भी रिजर्व होता है उस समुद्र में। तो अगर मान लीजिए आपने पता कर लिया कि समुद्र के इस भूभाग में यहां पर ऑयल मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है, उसके आप निकालना चाहते हैं, उससे कमाई करना चाहते हैं, अपने स्टॉक बनना चाहते हैं, तो आपको राइट लेना पड़ेगा, और उसे एक्सक्लूसिव राइट कहते हैं। वो कौन देता है? यूएनओ देता है। तो इस एक्सक्लूसिव राइट को प्राप्त करने के बाद यदि वहां पर नेचुरल गैस और ऑयल का रिंग तैयार करते हैं, मतलब वहां मशीन प्लांट बैठाते हैं उसको निकालने के लिए, तो उससे जो भी कमाई होगा वह आपका होगा, और वो जो एरिया है, वो जो क्षेत्र है, वो आपका माना जाएगा, और वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। इसी तरह से फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मतलब जो जहाजें चलती हैं, कोई जरूरी है कि तुरंत आ जाए आपके कोस्ट पे, बंदरगाह पे, जमीन के एरिया में, नहीं, कभी कभी जरूरत पड़ती है समुद्र के ही किसी क्षेत्र में रोकना पड़ता है, तो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जो फ्लोटिंग तैरता रहता है। वहां भी अगर एक्सक्लूसिव राइट मिल गया है और अपने एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म कुछ समय के लिए जहाजों को रोकने के लिए आप व्यवस्था बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव राइट मिलना चाहिए, और अगर मिल जाता है तो भी आपके डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ये सभी क्षेत्र चल रहा है, और वहां जो भी आपकी कमाई होगी वो आपके घरेलू क्षेत्र में आएगा। अब तीसरा आते हैं। तीसरे में पहला जो पॉइंट है वो है एम्बेसीज, यानी जहां राजदूत रहते हैं। राजदूत बहुत अच्छा है, राजा का दूत, यानी इंडिया है तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले परमानेंटली हर देश में रहते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश की पॉलिसी क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, आपके देश से संबंध कैसा होगा, ये सभी चीजें निर्धारित करता है कौन? एम्बेसीज। और उस एम्बेसीज का जो हेड होता है वो होता है एम्बेसडर। अब मान लीजिए कि हमारे देश को रिप्रेजेंटेटिव करने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला वो एम्बेसडर अमेरिका में है। अमेरिका तो हमारे भौगोलिक क्षेत्र में आता नहीं है, लेकिन वो जो ऑफिस है एम्बेसडर का, जिसे एम्बेसीज कहते हैं, जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। क्यों? क्यों गवर्न अमेरिका नहीं करेगा, कौन करेगा? हम करेंगे। इसीलिए उसके भौगोलिक क्षेत्र में होने के बावजूद भी उस ऑफिस की हर एक्टिविटी की जिम्मेदारी, उसकी कमाई या कुछ भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, उसका नहीं। अब तीसरे का दूसरा है काउंसुलेट। काउंसुलेट एक ऑफिस होता है, एक बिल्डिंग होता है, जिसमें जिस देश का काउंसुलेट होता है, और बिल्डिंग किसी की भी हो सकती है, लेकिन उसको हायर करेगा कौन? जो वहां पर अपने ऑफिसर को भेजा है टेम्पररी अपने कंट्री की किसी पॉलिसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तब ये काउंसुलेट्स भले अमेरिका में हो, लेकिन वो ऑफिस हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट होगा। कब तक? जब तक कि हमारा वो ऑफिसर, वो काउंसुलेट वहां रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, आप लोग हिस्टोरिकली पढ़े होंगे, यूएस पीस कीपिंग फोर्स एक बार श्रीलंका में भेजा गया था, और उस समय श्रीलंका में बहुत उथल पुथल चल रहा था। तो होता क्या है कि यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी फोर्स होती है ना, वो जितने भी मेंबर कंट्रीज होते हैं सभी लोग हेल्प करते हैं। उनके आर्मी के कुछ टुकड़े, कुछ लोग वहां जाते हैं
और उस देश का हेल्प करते हैं। मान लीजिए कि हमारी आर्मी श्रीलंका में गई श्रीलंकन के हेल्प करने के लिए, और भी देशों को भी आ सकते हैं, तो वो जो आर्मी गई ना वो हमारी होती है, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारा होता है। तो उन आर्मी की हर एक्टिविटी श्रीलंका के भौगोलिक क्षेत्र में होने के बावजूद भी वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। उनकी हर एक्टिविटी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट किया जाएगा, श्रीलंका में नहीं। इस तरह से अभी हम लोगों ने ये देखा कि हमारा घरेलू क्षेत्र कहां है, दूसरे का नहीं, हमारा। बस इसको आप पकड़ के रखिए और तब कंफर्म हो जाएगा क्या कि हमें इससे बाहर नहीं जाना है, और इसके अंदर जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, एक किसी साल में, एक किसी ईयर में, और उसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे ये तो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कैलकुलेशन का। लेकिन आज इस डोमेस्टिक टेरिटरी में, इस क्षेत्र में इन सभी गुड्स और सर्विसेज का अगर प्रोडक्शन होता है तो हम कंफर्म है कि अगर इसमें है, इस एरिया में है, तो हम अपने घरेलू क्षेत्र में, अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज इतना ही। फिर से एक बात बहुत बहुत धन्यवाद।